हाँ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है बेटा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन है इसमें 88 टू 122। ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग इस नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक। चलो, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है भाई, आपको पता है कोई भी कंपनी है तो उसमें आपको बहुत सारी फीचर्स मिल जाती हैं जो आपके, जैसे कि बात करते हैं, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब जैसे एक ह्यूमन पर्सन को, एक नेचुरल पर्सन को सारे राइट्स मिलते हैं, वो सारे राइट्स कंपनी को भी मिलते हैं अगर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ये हम बेसिक सारी चीजें अपने बेसिक चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इस कंपनी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी बेटा। ठीक है ना। ओके। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कहने का कंपनी अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस दिखाती है। ठीक है ना। ओके। चलो, मतलब कंपनी का खुद का अपना क्या होता है बेटा, बैंक अकाउंट होता है। खुद वो क्या कर सकती है, किसी भी असेट को एक्वायर कर सकती है, सेल कर सकती है, किसी पे सू कर सकती है, कोई और पर्सन कंपनी पे सू कर सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर्स हैं सारे के सारे। तो ये आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि कंपनी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हो। चलो, तो अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अफेयर्स की बात चल रही है। अब ध्यान से सुनो। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय द मेंबर एंड डायरेक्टर थ्रू द रेजुलेशन पास्ड एट द वैलिडिटी हेल्ड मीटिंग। ठीक है ना भाई। आपको पता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है ना। कंपनी कौन बनाता है, कंपनी एक भाई मेंबर बनाते हैं। ठीक है ना। शेयर होल्डर बनाते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम सब्सक्राइबर्स करते हैं। सब्सक्राइबर्स किसे बोलते हैं, हमने आपको बताया था बेटा जब हम क्या पढ़े थे, कंपनी के एमओए पढ़े थे। एमओए में आपको हमने बताया था एक सब्सक्राइबर क्लास होता है। सब्सक्राइबर इट मीन जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है बेटा, उसे हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। और आपको ये भी पता होगा बेटा कि अब हर एक पर्सन वो सारे काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, अब अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है बेटा, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। शेयर होल्डर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना। वो रेजुलेशन पास करके अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है ना। चलो, तो अब वो आपके डायरेक्टर्स जो आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होती है, वो आपके कंपनी के जो भी डे टू डे अफेयर्स होंगे डेली बेसिस में। ठीक है ना। आपको पता है बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं कंपनी के अंदर। और अगर आप इंडिविजुअल फर्म चलाते हैं या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं, तो उसमें उतने ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो डिसएडवांटेज एडवांटेज को देखते हुए लोग क्या करते हैं, हमें अपना कंप्लायंस भले ही ज्यादा आ जाए, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, लेकिन हमारी लायबिलिटी, मतलब कि हम सिक्योर रहें, इसलिए लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारी लिमिटेड रहे लायबिलिटी, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके बेटा। चलो, तो द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय द डायरेक्टर्स हु कलेक्टिवली एक्ट थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके बेटा, यही सारी चीजें हमने बताया, मतलब जो डेली बेसिस पे अफेयर्स है वो मैनेज कर दी जाती हैं डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है ना। अब डायरेक्टर कोई एक नहीं होता कंपनी में। अब कंपनी आपकी कौन सी है, डिपेंड कर देगा भाई। अगर आपकी ओपीसी है, प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें एक से लेकर के मैक्सिमम भाई 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो
इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी भी एक मीटिंग होती है बेटा, ठीक है ना। आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है ना। अगर उनको आपस में मीटिंग करने से वो भाई एक्ट को मतलब अथोराइजेशन मिल जाता है तो ठीक है। अदरवाइज वो क्या करते हैं, अपने मालिक को बुलाते हैं बेटा। मालिक कौन है बेटा, शेयर होल्डर, ठीक है ना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड परफॉर्म्स इट्स रोल विद इन द पावर ग्रांटेड टू इट्स। सर्टेन पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑन इट्स ओन। ओके बेटा, कुछ पावर इनके पास खुद की रहती है बेटा, और कुछ पावर हमने बताया ना, कुछ एक्ट ये क्या कर सकते हैं बेटा, खुद से कर सकते हैं। सर्टेन पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑन इट्स ओन, ठीक है ना। ये खुद से का कुछ चीजें कर सकते हैं, ये बोर्ड मीटिंग करते हैं, ठीक है। बोर्ड मीटिंग करते वो सारे एक्ट कर सकते हैं जो इनके अंडर होते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन, अब मतलब सर्टेन पावर इनके पास है तो मतलब और सारी पावर के लिए इन्हें किससे अथोराइजेशन लेना पड़ेगा, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है। कौन अपॉइंट करते हैं भाई, शेयर होल्डर, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर से भाई चाहे जनरल मीटिंग करना पड़े, चाहे आपकी क्या करना पड़े बेटा, स्पेशल मतलब एसआर होते हैं और ऑर्डिनरी रेजुलेशन होता है, तो वो सारी चीजें आपको हम आगे बताएंगे, ठीक। चलो, तो भाई आगे कह रहा है बेटा, विद सम कंसेंट ऑफ द कंपनी एट द जनरल मीटिंग। ओके, जनरल मीटिंग में सारे मेंबर्स आते हैं इन द कैपेसिटी एज ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। द शेयर होल्डर्स रेटिफाई द एक्शंस ऑफ द बोर्ड एट द जनरल मीटिंग। ओके, देखो ये क्या हो रहा है बेटा, कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी चीज एक्शन लेते हैं बेटा, और उसमें उनके पास मान लो कि वो पावर नहीं थी, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी एक्ट करते हैं जो कि उनके पास पावर नहीं थी, तो अब ये जो एक्ट कर दिए विदाउट पावर, उसे शेयर होल्डर रेटिफाई भी कर सकता है और रेटिफाई नहीं भी कर सकता है बेटा, ठीक है ना। मतलब कि एक्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेटिफाई किया जा सकता है किसके द्वारा, बोलो, शेयर होल्डर के द्वारा, ठीक है ना। शेयर होल्डर रेटिफाई द एक्शंस ऑफ द बोर्ड एट द जनरल मीटिंग। ओके, चलो आगे। इन अ वे द जनरल मीटिंग serve as the focal point for the shareholder to converge and give their decisions on the actions taken by the directors। ओके, चलो, तो आगे क्या दे रखा है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग आर रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक। ओके, मतलब कहने का बेटा, जो आपकी जनरल मीटिंग होती है बेटा, सारे मेंबर्स आते हैं, उसमें जो सारी चीजें मतलब कही जाती है, उसे सब क्या किया जाता है बेटा, एक बुक बनाई जाती है। मतलब कि कौन आपके मीटिंग में कौन कौन आया बेटा, कितने मेंबर्स मीटिंग को अटेंड किए हैं, कितने मेंबर्स जो अटेंड करते हैं बेटा उसे अटेंडी बोलते हैं, ठीक है ना। मीटिंग में आते हैं तो, और कौन डायरेक्टर कौन कौन थे, वो सारी चीजें, और क्या हमारे मीटिंग में मेजोरिटी आई है, ठीक है ना। जो भी चीज के लिए हम जनरल मीटिंग करते हैं, ठीक है, वो पास हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें आपकी मिनट्स ऑफ द बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके बेटा, तो मिनट्स ऑफ द बुक एक आपको पता चल गया, मतलब कि ऐसे बहुत सारे आपके कंपनी के अंदर अफेयर मतलब सॉरी बुक्स हैं, जो कि उसमें से एक आपकी मिनट्स बुक है। ओके, मिनट्स बुक कब बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है, थोड़ा सी इंफॉर्मेशन आपको हम दे दिए, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो, ठीक है ना। ऑन ईयरली बेसिस, ओके, चलो, ईयरली बेसिस जनरल मीटिंग भाई आपकी क्या होती है, मतलब देखो, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और आपकी ऑर्डिनरी वो ईजीएम होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है ना। तो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग तो ईयरली बेसिस पे होगी, लेकिन अगर आपकी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, तो अगर हमें उसे कभी भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी मान लो इमरजेंसी आई, अब हमें कोई एक्ट करना है, मतलब कि इमरजेंसी एक्ट करना है, ठीक है ना, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा,
ईजीएम करना पड़ता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो वही कह रहा है कि ईयरली बेसिस पे आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है ना। और आपकी अगर किसी भी प्रकार के इमरजेंसी है या फिर कभी भी कोई ऐसे एक्ट करना है जिसके लिए मेंबर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है ना, बिना मेंबर के अप्रूवल से वो एक्ट होना ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ईजीएम कंडक्ट करते हैं। ओके बेटा, चलो रीड करो, ये सारी चीजें हमने बता दिया। The proceeding of the general meetings are recorded in the minutes book. On yearly basis, a company is required to hold its annual general meeting to transact businesses, including adoption of financial statement, appointment, reappointment of directors and auditors. After the close of the financial year, in between two AGMs, a company may hold extraordinary general meetings. Also, if there is any need to transact certain urgent business after the conclusion of AGM, the company is required to prepare annual return and file a copy thereof with the jurisdictional registrar of company. Every company is duty bound to maintain register of members, register of debenture holders, and register of other security होल्डर। ओके बेटा, चलो। तो देखा, वो सारी चीजें जो हमने बताया वही लिखा हुआ है। कह रहा है बेटा कि आपके एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है टू ट्रांजैक्ट रिक्विजिट बिजनेस इंक्लूडिंग एडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि अगर हमें किसी भी प्रकार के भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडॉप्शन करना है। अब देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कौन करते हैं भाई, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। अब जरूरी थोड़ी है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं वो ट्रू एंड फेयर हो, मतलब वो बायस भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि वो अनबायस ही होंगे। तो अब इस बायसनेस को चेक करने के लिए, मतलब कि अब वो हमारी कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, कैसी सारी चीजें कर रहे हैं, हमको क्या पता भाई, हम हमारे पास केवल पैसा है बेटा, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है ना। अब उसको भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, ऑडिटर बेटा, हम आएंगे बेटा, ठीक है ना, सीए बनकर। ठीक, तो एक सीए होता है वही ऑडिट कर सकता है कंपनी को, और कोई पर्सन नहीं कर सकता। कोई ऐसी डिजिग्नेशन पावर नहीं है बेटा जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को, या कोई भी बहुत सारी चीजें हैं आज के टाइम में जो कंपलसरी ऑडिट बना दिया गया है। देखो, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की बात करें तो उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेटा, आप इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह जो होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है बेटा, हमारी जो फिजिकल इन्वेंट्री है उनका भी वेरिफिकेशन किया जाता है, कंट्रोल कितना लगाया गया है बेटा, वो सारी चीजें, कितने हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपके इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल भी ऑडिट की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपके कॉस्ट की ऑडिट भी होती है बेटा, ठीक है ना, कि आपने कितना कॉस्ट कैसे क्या लगाया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके कॉस्ट भी, सॉरी, ऑडिट भी है, ठीक, चलो, जिसमें से आपका मेन है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि वही चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडॉप्शन, क्या करना, एडॉप्शन, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स ईटीसी। हम लोग जो ईजीएम करेंगे बेटा, उस ईजीएम में हम डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट। अब ये रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, मतलब कि कोई हमारे यहाँ ऑडिटर था बेटा, ठीक है ना। अब वो ऑडिटर क्या है, मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, मान लो, आप देखो बेटा, ऑडिटर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और एक कोई फर्म भी हो सकती है। फर्म कहने का मतलब है जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनी है बेटा, तो उनका कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है ना, एक पर्सन कोई ऑडिट नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा ग्रुप चाहिए बेटा। तो क्या होता है, फर्म के अंदर
बहुत सारे सीए आपस में मिल करके फर्म बनाते हैं, ठीक है ना। फर्म पूरा बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोग मिलके ही फर्म बनाए, वो अकेले दो एक लोग भी, दो लोग मिलकर बना सकते हैं फर्म। आपको पता भी होगा, आपके यहाँ पे होंगे भी फर्म, ठीक है, सीए की फर्म रहती है। तो अब कहने का मतलब, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है बेटा, वो आप उसकी लिमिट होती है, ठीक है ना। इंडिविजुअल पर्सन भाई 5 साल लगातार रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर रह सकता है, ठीक है ना। मतलब कि अब ये अपॉइंटमेंट एजीएम का, सॉरी, ऑडिटर का, और रीअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ बात करेंगे, आपका एक जो वो ऑडिट है, ऑडिट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस अभी इतना जान लो बेटा, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाता है बेटा, उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, मतलब वो कंपनी के प्रति बायस है या नहीं है, ठीक है, तो उसको चेक करेगा कौन, ऑडिटर बेटा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और वो ऑडिटर अपॉइंट कहाँ पे किया जाता है बेटा, ईजीएम में, सॉरी एजीएम में, कहाँ पे, एजीएम में। इसीलिए यहाँ पे ऑडिटर का पॉइंट आया, ठीक है। अब डायरेक्टर बेटा, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तब हम अपने फर्स्ट डायरेक्टर को अब बनाते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट डायरेक्टर हमारे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आ गया। मान लो हमें बाद में पता चल रहा है यार इस डायरेक्टर को हटाओ, कुछ आता जाता नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम क्या करते हैं, हटा करके किसी और को अपॉइंट करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी ईजीएम के अंदर की जाती है, ठीक है, सॉरी एजीएम के अंदर। आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन बिटवीन टू एजीएम, ओके बेटा, मतलब कहने का, आपके टू एजीएम होते हैं फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पे, ठीक है। अ कंपनी में होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ओके, मतलब बीच में, जैसे अब बेटा एजीएम में आपका लिखा ही है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग एनुअली कंडक्ट की जाती है। लेकिन अब मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ भी चीजें आ गई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इफ देयर इज एनी नीड टू ट्रांजैक्ट सर्टेन अर्जेंट बिजनेस, देखो बेटा आ गया ना, एनी इमरजेंसी, तो आपको ईजीएम करना पड़ेगा, ठीक है। और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एजीएम द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनुअल रिटर्न, ओके बेटा। जैसे आपकी भाई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है बेटा। एनुअल रिटर्न के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी चीजें, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है। तो ये जो है बेटा, कब किया जाता है, इसकी जैसे एजीएम होता है तो एजीएम के बाद बेटा, ठीक है ना। एजीएम, अब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेटा एंड हो रहा है 31 मार्च को, जैसे, ठीक है ना बेटा। अब 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो अब 31 मार्च में आप बेटा 6 मंथ का टाइम मिला। तो 6 मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है बेटा, सितंबर तक आपको अपनी एजीएम कंडक्ट करनी है, ठीक है। और अगर आप सितंबर तक नहीं कर पाते हो, तो आपको 3 मंथ का एक्सटेंड टाइम मिलता है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब कि बेटा आपको अप टू दिसंबर क्या करना है, ईजीएम कंडक्ट करना है, ठीक है ना। एजीएम जो भी चीजें हैं, तो इसकी टाइम लिमिट होती है। और एनुअल रिटर्न फाइल करने की भी टाइम लिमिट होती है बेटा, कि आपको 2 महीने 3 महीने टाइम दिए जाएंगे, एजीएम कंडक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। चलो, देयर फोर विद द जुडिशनल रजिस्टर, अभी ये इतना मत ध्यान देना बेटा कि हमने ये आपको बताया कि एजीएम आपकी ईयर एंड होने से कितने महीने में होती है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें अभी आपको डिटेल्स में मिलनी है बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान मत देना इतना, ओके, बट आपको बेसिक आप यहां से बिल्ड करते जाना।
चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे एजीएम है तो इसको एक पूरे सेक्शन दे दिए गए हैं, ईजीएम है इसका एक अलग सेक्शन दे दिया गया है, ठीक है ना। ओके, चलो, तो वही चीज है, एजीएम ईजीएम ये सारी जो चीजें मिल रही है बेटा, इनके आपके अलग सेक्शन है सारी चीजें के, ठीक। चलो, तो अब आगे देखो क्या कह रहा है, एनुअल रिटर्न एंड फाइल अ कॉपी देयर ऑफ विद द जुरिडिक्शन, सॉरी, जुरिडिक्शनल रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज, ठीक है ना। मतलब कि आपके जो, मतलब जिस स्टेट में जहां पे भी जिस जुरिडिक्शनल में बेटा आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उस जुरिडिक्शनल के रजिस्ट्रार को, हर एक स्टेट में आपका बेटा रजिस्ट्रार होता है, हमने बताया था। तो उसको क्या करना होगा, आपको सारे के सारे कंपनी के, जैसे कि रिटर्न हो गया बेटा, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न, वो सारी चीजें, और अगर कंपनी के रजिस्टर्स वगैरह हो गए, वो सब आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता है। रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यूरी कंपनी जी ड्यूली बाउंड टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ अ मेंबर। कंपनी में कौन कौन मेंबर है बेटा, तो मेंबर का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, ओके बेटा, जो आपके कंपनी के डिवेंचर्स होल्ड करके रखते हैं बेटा, उनका अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। रजिस्टर्ड ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का मतलब है बेटा, अब आपके कंपनी के अंदर देखो इक्विटी शेयर भी हो सकती है, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, और साथ में अगर बॉन्ड वगैरह की बात करें तो वो भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, ठीक। चलो, तो कोई भी अगर आपकी कंपनी में सिक्योरिटी है, तो उन सिक्योरिटीज के अलग से क्या बनाए जाते हैं बेटा, रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। तो पहला जो सेक्शन आएगा बेटा, वो आएगा रजिस्टर्स मेंटेन करने का ही इसमें, ठीक है ना। चलो, ओके, कह रहा है चैप्टर आपका 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। इट कवर सेक्शन 88, ठीक है ना, टू 122 एंड इज डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब जैसे कि देखो बेटा, इन सबका अलग से सेक्शन दे रखा है। अगर हम रजिस्टर की बात करें, आपको हमने बताया बेटा रजिस्टर्ड एक नहीं होते, डिबेंचर होल्डर, मेंबर का रजिस्टर अलग होता है, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर अलग होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है ना। अगर हम और बात करें, बेनिफिशियल ओनर अलग होता है, ये सारी चीजें अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे सेक्शन आपके सेक्शन 88 से लेकर के सेक्शन 95 तक है, सेक्शन 88, 91, 95, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न की बात कर रहे थे बेटा, तो आपको एनुअल रिटर्न सेक्शन 92, 94 में बताया जाएगा, ठीक है। मीटिंग अभी हमने बात किया मीटिंग की, तो उसमें मीटिंग आपकी बोर्ड मीटिंग भी होती है, ठीक है ना, एनुअल जनरल मीटिंग भी होती है, ईजीएम भी होती है। तो उसके लिए आपका सेक्शन 96 टू 90, 100 टू 121 है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद ये आपकी रिक्विजिस्ट ऑफ कन्वीइंग अ मीटिंग। अब रिक्विजिस्ट क्या होते हैं, मतलब कहने का आपकी मीटिंग बेटा मेंबर्स भी अपॉइंट मतलब कर सकते हैं, और अगर मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं। तो कहने का ये रिक्विजिस्ट कौन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। आपके कंपनी के अंदर, ठीक है ना, अब मीटिंग आपके ट्रिब्यूनल भी बोला कर सकते हैं, एनसीएलटी कर सकती है, जिसे हम लोग एनसीएलटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो मीटिंग आपके एनसीएलटी के द्वारा हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिक्विजिस्ट कौन है, तो आपके मेंबर कभी कभी क्या करते हैं, मीटिंग कोई बुलाकर करवाते हैं, तो उसे रिक्विजिस्ट मीटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कन्वेइंग अ मीटिंग सेक्शन 103, 120, ओके। चलो, अब आगे दे रखी है सारी चीजें, टू इनिशिएट इट इज इम्परेटिव दैट we streamline the understanding of this chapter so as to link it with the essential concept along with their procedure which can be found in the prospective rule in the companies, ठीक है ना, that is the companies। चलो, अब आगे देखो क्या कह रहा है,
चैप्टर 7 अप्लाई टू ऑल द कंपनीज, पब्लिक प्राइवेट, स्पेशल प्रोविजंस अप्लीकेबल वन पर्सन कंपनी। मतलब जो भी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, वो आपके कंपनी, चाहे आपकी पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सारी की सारी कंपनी में अप्लीकेबल होगा। ठीक है। और अब जैसे ओपीसी है तो उसमें आपके कुछ स्पेशल प्रोविजंस रहेंगे, तो वो स्पेशल प्रोविजंस आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है ना। बाकी सारी कंपनी के लिए आपके सेम रहेंगे। ठीक है ना। चलो, अब जैसे हम ईजीएम की बात करें, तो अगर ईजीएम पढ़ेंगे तो बेटा सारी कंपनी के लिए ईजीएम सेम रहेगा। ठीक है ना। एजीएम पढ़ेंगे, सेम रहेगा। तो अगर कुछ स्पेशल बात रहेगी तो उसमें उसको बता दिया जाएगा कि भाई ओपीसी के लिए इतना टाइम लिमिट होता है, और ऐसे अदर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए इतना टाइम लिमिट होता है। वो सारी चीजें वहां क्लियर कर देंगे। चलो, तो विच आर इन्यूमरेटेड इन सेक्शन 122 ऑफ द एक्ट एंड आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। ओके। चलो, अब बेटा आ गया आपका सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 188। ठीक है ना। रजिस्टर्स की बात करेगा। अब आपके अलग अलग बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, हमने जो कि अभी आपको बताया। चलो, आपको रजिस्टर्स याद करने हैं। सबसे पहले ये देखो, रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर। ठीक है ना। रूल 3, फॉर्म नंबर MGT 1। क्या बेटा? फॉर्म नंबर MGT 1। रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर और एनी सिक्योरिटी होल्डर, उसके लिए क्या करना होगा बेटा? आपको MGT 2 फॉर्म। फिर आगे देखो, इंडेक्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर रूल 6 है। और फॉरेन रजिस्टर्ड है तो उसके लिए फॉर्म नंबर है आपका MGT 3। तो हमने कितने फॉर्म बताए बेटा? यहाँ पे आपको 3 फॉर्म बताए। फॉर्म नंबर 1, रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर। फॉर्म नंबर 2, MGT वर्ड कहाँ से बना बेटा? मैनेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अ मेंबर। ठीक है ना, MGT। ठीक है। चलो, ठीक है ना। तो फॉर्म नंबर 1 रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, फॉर्म नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, और रजिस्टर्ड ऑफ 3 का, सॉरी, फॉर्म नंबर 3 के किसके लिए है? फॉरेन रजिस्टर के लिए है। ठीक। चलो, तो आपको 3 फॉर्म के बारे में हमने बता दिया बेटा। ठीक। चलो, अब आपको डिक्लेरेशन दैट इज मतलब कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए आपको MGT 4, MGT 5, MGT 6। अब ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है, वो सारी चीजें, मतलब कि शेयर किसी और ने होल्ड कर रखा बेटा, जैसे कि आपके पापा शेयर होल्ड करते हैं बेटा। ठीक है ना। शेयर आपके पापा होल्ड करते हैं, लेकिन उस शेयर के जो बेनिफिट है उसको आपको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट, किसी और को मिलता है और ओनर कोई और होता है बेटा। ठीक है ना। तो इसमें आपको 3 फॉर्म लगेंगे, MGT 4, MGT 5, MGT 6। ठीक है ना। MGT 4, 5, 6 कहने का मतलब आपके पापा जैसे कि मान लो शेयर होल्ड कर लिए। ठीक है। अब वो होल्ड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर है वो, सॉरी, वो क्या भाई, अगर डिबेंचर है या अदर सिक्योरिटी कैसे भी है, तो उनको फॉर्म लगता भाई 1, 2, 3। अगर फॉरेन रजिस्टर है तो फॉर्म नंबर 3। अब अगर वो अपना इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर करते हैं? किसी और का ट्रांसफर करते हैं, किसी और को देते हैं, सॉरी। चलो, तो उस केस में आपका MGT फॉर्म 4, 5, 6 होगा। ठीक है ना। हाँ बेटा, तो चलो आगे, ये आपका MGT 4, 5, 6 बेनिफिशियल ओनर के लिए रहता है। उसके बाद सेक्शन 90 आ रहा है, रजिस्टर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ओके, ये भी है आपका एक सेक्शन 90 है। फिर सेक्शन 91, पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ अ मेंबर ऑफ आर डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है। मतलब कि कितने दिन तक आपके रजिस्टर्ड ओपन रहते हैं, कितने दिन में क्लोज किए जाते हैं, वो चीजें आपको कहाँ बताई जाएंगे? सेक्शन 91 में। ठीक है ना। चलो, रूल 10, प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। चलो, ये तो हमने चार्ट पर लिया बेटा। अब आएगा आपका रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर सेक्शन 88। आपको पता है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? MGT
फॉर्म नंबर 1। ठीक, चलो। कह रहा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड दैट एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर होल्डिंग ईच क्लास ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स एंड ईच मेंबर रिजाइडिंग इन आउटसाइड इंडिया शैल बी शोन सेपरेटली इन द रजिस्टर्ड। अगर आपका भाई मेंबर्स है, वो क्या होल्ड कर रखा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, और वो इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए आपके में अलग से रजिस्टर रहेंगे। और वो अगर मान लो कि आउटसाइड इंडिया है, तो उसके अलग से फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। चलो, रजिस्टर, अब हम बात करेंगे मेंटेन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर की, किसकी, मेंबर की। ठीक, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेल फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि लिमिटेड बाय शेयर, एक चीज याद रखना, कोई भी कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर है, तो सेल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जिस डेट से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो क्या करेगा, मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर इन फॉर्म नंबर MGT 1। बेटा ओके, समझ में आया। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो वो क्या करती है, रजिस्टर मेंटेन करती है बेटा मेंबर का, किस फॉर्म नंबर पे, फॉर्म नंबर MGT 1। ठीक है, चलो। हाउएवर इन केस ऑफ अ कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the particulars are available in the register of a member maintained under the companies act 1956। ओके, कह रहा है कि आपकी जो कंपनी है बेटा, इस टाइम पे कंपनी एक्ट 19, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 क्या है बेटा, अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट 2013 है। एक सेकेंड। तो अभी हम बात कर रहे थे बेटा कि आपके जो कंपनीज एक्ट है, उसमें आपके कंपनीज एक्ट 2013 इस समय एप्लीकेबल है। ठीक है ना, द पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर मेंटेन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 शैल बी ट्रांसफर टू द न्यू रजिस्टर ऑफ अ मेंबर इन फॉर्म नंबर MGT 1। अब देखो, बात चल रही बेटा कि आपका जो ये कंपनीज एक्ट है, पहले 1956 था, अभी चल रहा है क्या चल रहा है बेटा, 2013। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेंबर्स रहे होंगे कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, अब ट्रांसफर कर दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। न्यू रजिस्टर ऑफ अ मेंबर इन फॉर्म नंबर MGT 1 इन केस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and the rule made thereafter is provided by the member. Such information may also be added in registered and new when provided। ठीक है ना, चलो आगे देखो बेटा, इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है ना, द रजिस्टर शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर इन रिस्पेक्ट। हाँ बेटा, अगर हमारी कंपनी कौन सी है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस केस में जब हम रजिस्टर्ड को मेंटेन करते हैं, किसके रजिस्टर्ड को, मेंबर्स के रजिस्टर्ड को मेंटेन करते हैं, तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है भाई, रिकॉर्ड करना है। पहला, नेम ऑफ द मेंबर, एड्रेस ऑफ द मेंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनैलिटी, मेंबर इज अ माइनर, अगर माइनर है तो उसके गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेंबर की नेम, एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। ठीक है, और उसके बाद वो आपके मेंबर मतलब कंपनी में मेंबर कब बना, डेट ऑफ बिकमिंग द मेंबर, डेट ऑफ सिजेशन, अमाउंट